खुश थे कि हम दोनों जीवित थे, लेकिन डेफिनेटली अपंग थे। और उस अपंग से दिव्यांगता का जो सफर है वो फिर एक काफी स्ट्रगल भी रहा और सीखने का भी एक बहुत बड़ी जर्नी रही, जिसमें बहुत कुछ किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो शक्ति हम दोनों को मिली वो स्पोर्ट्स के माध्यम से मिली। बचपन में मैं अपने पिता के साथ बैठ के एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी देख रही थी, फिर एक बार मेरी ओपनिंग सेरेमनी मेरी बेटियां देख रही थी, और फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं स्टैंड्स में बैठी थी और अपनी बेटी को टीम इंडिया के साथ उसकी ओपनिंग सेरेमनी देख रही थी। बट मैं एक चीज बार बार कहती हूँ कि नो अचीवमेंट कैन बी अचीव्ड अलोन, इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। नमस्कार, आकाशवाणी के इस पॉडकास्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी ख़ास मेहमान आज हैं दीपा मलिक। दीपा जी को ध्यानचंद खेल रत्न मिला है, पद्मश्री मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है, बहुत सारे सम्मान आपको मिला है। आप देश की पहली महिला एथलीट हैं जिन्हें पैरा ओलंपिक में पदक मिला 2016 में। दीपा जी, सबसे पहले आपकी बचपन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा बताएं कि सबसे पहले आपको कब ये एहसास हुआ कि आपको कोई शारीरिक परेशानी है? जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि पहली बार पिताजी ने देखा कि स्कूल की बस में मैं 5.5 एक वर्ष की थी और मेरी टांगे उठ नहीं रही थी सीढ़ी चढ़ने के लिए। तब उन्हें लगा, और मैंने जब ज़्यादा कोशिश करी तो मैं गिरी भी। तो दौड़ के पिताजी आए, उन्होंने उठाया, और उसके बाद ये महसूस हुआ कि ये बायां पाँव थोड़ा लटका के चल रही है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया, बहुत जल्द 15 एक दिन के अंदर ही, कि मैं बाहर खेलने नहीं जाना चाह रही थी। एक ऐसी बच्ची जिसको खींच खींच के लाया जाता था कि अरे अभी तक बाहर क्यों खेल रही है। और हमेशा मुझे ये कह दिया जाता था कि अरे लड़कों जैसा बिहेव करती है, ये तो बना बनाया लड़का है, लड़की गलत पैदा हो गई। क्योंकि खेलने में, बाहर जाने में, साइकिल चलाने में, पेड़ों की टहनियों में झूलने में, या भाई की फुटबॉल को किक करने में, उसमें मुझे ज्यादा आनंद आता था बनिस्बत की जैसे लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। लेकिन वो जो कमजोरी थी उसने मुझे बाहर जाने से रोकना शुरू किया, और वहां पे पापा को लगा कि नहीं, इसको शायद इलाज की जरूरत है। और वहीं से फिर चेकअप शुरू है। लेकिन हमारी तकनीकी इतनी बढ़िया नहीं थी उन दिनों में कि एक एक्सरे में ही निकल आता। तो ब्लड टेस्ट काफ़ी चले, काफ़ी कंडीशन जब बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई तो फिर एक मेडिकल ग्राउंड पोस्टिंग लेके हॉस्पिटल में रहना पड़ा मुझे। पापा के मम्मी के साथ पुणे में रहे हम बहुत लंबे समय, जब तक पता लगा कि बीमारी क्या है। 8 एक महीने जीवन के निकल चुके थे, और बाय चांस एक नई तकनीक आई, माइलोग्राम एक्सरे की। उसमें फिर ब्लड में डाई डाल के, बॉडी को रोटेट करके, ब्लॉकेज को डिस्कवर करके, फिर ये पता लगा कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ब्लॉकेज है। और 7 वर्ष की आयु हो गई थी जब तक ये पता लगा। फिर ऑपरेशन हुआ, और लगभग 3-4 साल बचपन के मैं नहीं चल पाई। फिर बाद में रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज, और रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइजेज का एक तो मेरा ऑलरेडी इनेट नेचर था कि मैं आउटडोर पसंद करती थी और स्पोर्ट्स को मेरे को बचपन से ही लगाव था। दूसरा, एज अ मीडियम ऑफ रिहैबिलिटेशन मुझे वापस पुश किया गया स्पोर्ट्स की तरफ। क्योंकि एक नन्हे बच्चे को आप एक्सरसाइज नहीं करा सकते, तो कुछ कभी कभी इजाद करने पड़ते थे, ऐसे खेल लो, ऐसे ऐसे बैट को पैर से या बॉल को मारो तो बैलेंसिंग होगा। बट फिर 9 वर्ष की आयु में मैं दोबारा चल पड़ी। और तब नादिया कोमानेच से आपको बहुत प्रेरणा मिली। ओ, आपने मेरी किताब पढ़ी लग रही है। जी हाँ, 5वीं कक्षा में एक चैप्टर था, और चैप्टर के अंदर नादिया के बारे में। और नादिया तब 13-14 वर्ष की एक नन्ही बच्ची, उसने 1976 मॉन्ट्रियल के जो ओलंपिक्स थे उसमें परफेक्ट परफेक्ट 10। तो वो बात पापा मुझे बहुत सिखाया करते थे। देखो, छोटी सी बच्ची की लगन देखो, उसकी लगातार मेहनत देखो, इतनी छोटी उम्र में परफेक्शन को पा लेना। तो वो सब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और शायद वो पूरी जो छवि थी ऐसे, उसमें इतना खूबसूरत भाषा में डिस्क्रिप्शन था कि टांगे कैसे उठा के वो जैसे वो पोज बनाना और फिर वो लैंड करना। तो कहीं ना कहीं घर में टेबलों पे चढ़ के मैं भी वो किया करती थी। तो पापा को लगा कि हाँ, बहुत इसको शौक है।
तो चलो मैं इसको जिम्नास्टिक्स दिखा के लाता हूँ। और उस वक़्त 1982 के हमारे एशियाई खेल भारत में हुए थे, तब पापा मुझे दिल्ली लेकर आए थे। तब मैंने पहली बार मैं दिल्ली आई थी और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी थी। तो वो भी एक बहुत चित्रण मस्तिष्क में बैठ गया कि ऐसे इंडिया बोला जाता है और फिर टीम ऐसे निकल कर आती है और फिर आप ऐसे लोगों को हाथ हिलाते हो। तो वो सब चित्रण बड़ा मन को मोह गया और मैंने बहुत तो उसको खेल-खेल में काफ़ी खेला। यहाँ तक कि अपने स्कूल के रिबन में माँ की जो बैंगल है वो डाल के और उससे मेडल बना के और कुछ-कुछ ऐसे खेल खेलती थी। लेकिन कहते हैं कि शायद ये होना था मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि 2010 में वही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था और उसके अंदर मैं टीम इंडिया के अंदर ऐसे एंटर किया और लोगों को मैंने ऐसे हाथ हिलाया। मेरी बेटी छोटी वाली सामने स्टैंड्स पे बैठी थी। एक टाइम वो था कि मैं अपने पिता के साथ स्टैंड्स पे बैठी थी, एक टाइम ये था कि मैं नीचे थी और मेरी बेटी स्टैंड्स पे बैठी थी और बड़ी बेटी मेरी व्हीलचेयर चला रही थी। तो कोई एक सपना था जो पूरा हुआ, लेकिन 5वीं क्लास में वो सपना देखना और फिर 40 वर्ष की आयु में जाके वो पूरा होना और उसके बीच जो ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव थे, वो भी काफ़ी रहे। क्योंकि मैं एक खिलाड़ी के तौर पे नहीं, एक पैरा खिलाड़ी के तौर पे फिर उस खेलों में और वैसी किसी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी में मैं आ पाई। आपने जब दोबारा खेलना शुरू किया, उससे पहले एक सर्जरी की और समस्या हुई और वो जी, आपने सारा एक तरह से अकेले उसका सामना किया। आपके पति तब कारगिल में जी, युद्ध लड़ रहे थे। जी। तो वो समय कैसा था और वो सर्जरी का समय और उससे निकलना, ये अनुभव कैसा रहा? वो थोड़ा और इमोशनली टैक्सिंग था, क्योंकि तब तक मेरी बड़ी बिटिया का एक्सीडेंट हो चुका था। छोटी-सी थी, उनको भी हेमिप्लीजिया हुआ था हेड इंजरी की वजह से। तो घर के अंदर ऑलरेडी ये चर्चा चलती थी, अरे माँ भी बीमार थी जब छोटी थी, अब बेटी भी बीमार है। देविका की बात कर रहे हैं आप। मैं देविका की बात कर रही हूँ और उसकी डिसेबिलिटी से हम अभी जूझ ही रहे थे और दूसरा भी जो बच्चा पैदा हुआ वो मेरी लड़की थी अंबिका। तो एक वो भी कहते हैं ना कि अरे 2 बेटियां पैदा करी जिसमें से एक अपंग है और बचपन खुद का भी अपंगता में निकला था। तो काफ़ी एक सोशल टैबू था और जब उससे निकल ही रहे थे और बड़ी बिटिया की बहुत सारी रिहैब चली रही थी कि मेरे ट्यूमर्स वापस आए। ये कौन और से साल की बात है? ये 1999 की बात है। तो मुझे अभी भी याद है कि 3 जून 1999 को मुझे सर्जरी के लिए ले जाया गया और सर्जरी से पहले कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दी थी कि आप बचेंगे, जिएँगे या आपकी जीवन में आगे क्या बचेगा या ये सर्जरी के बाद इन्फेक्शन रुक जाएगा, दोबारा ट्यूमर्स आएँगे तो हम दोबारा सर्जरी नहीं कर पाएँगे। तो काफ़ी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी। लेकिन कोमा में भी रही बॉडी और मेरी स्पीच भी चली गई, क्योंकि एकदम से इम्पैक्ट हुआ ब्रेन पे और पोस्ट सर्जिकल सेरेब्रल फ्लूइड लीकेज भी हुआ बहुत ज़्यादा। इसमें हम लोग छोटा-सा एक मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं या माँ की एक प्रेयर भी कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि तुझे बुरा नहीं लगा या ये बीमारी जब तुम्हें आई तो तुम मतलब क्या शक्ति थी अंदर। आई थिंक जब देविका का एक्सीडेंट हुआ था और उसको हिट हुआ था तो वेंट्रिकल्स उसके डायलेट हो गए थे। इंटरनल ब्लीडिंग एंड शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है कि सबसे पहले ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें पानी आ जाता है, जिसको सेरेब्रल फ्लूइड कहते हैं। फिर काफ़ी दिन वो अंडर ऑब्जर्वेशन रही, कभी लगा कि उसकी शंट की सर्जरी होगी अगर वो पानी अपने आप डिसॉल्व नहीं हुआ। और वो काफ़ी एक उसका हेड का मेज़रमेंट होना, उसकी मतलब लगता था कि अगले 15 दिन में इसको सर्जरी में ले जाएँगे और यहाँ से एक ट्यूब डालेंगे जो पेट से निकलेगी, फिर वो ताउम्र रहेगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बहुत ये टेंशन चली रही थी कि इतने में मेरे ट्यूमर्स आए, मेरी सर्जरी हुई और मेरा सेरेब्रल फ्लूइड पूरा लीक हो गया। तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई माँ ने प्रार्थना करी हो कि भई मेरी बच्ची का पानी, तो वो वहाँ जो पानी ज़्यादा था वो शायद मेरे सर से निकला और उसके बाद से देविका का कभी ऐसा सर्जरी हुआ नहीं। उसका जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस था वो कम्युनिकेटिंग हुआ और धीरे-धीरे उसकी आईक्यू भी बेटर हुई। सिर्फ़ लेफ्ट साइड की वीकनेस रह गई।
तो एक समय ऐसा था कि माँ और बेटी हम दोनों ही फिजियोथेरेपी में इन्वॉल्व थे, लेकिन मुझे लगता था कि ये भी शायद एक तरीके से आसान हो गया कि जब मैं रहती अस्पताल में हूँ और वहीं मेरी एक्सरसाइज हो रही होती है तो साथ साथ देविका को भी करा लेना। मतलब एक सकारात्मक सोच को पकड़ के रखा कि कुछ भी होता रहे, उसको ये समझो कि जीवन मिला है चाहे जैसा मिला, क्योंकि बिटिया का भी देहांत हो सकता था। इट वाज अ सीवियर हेड इंजरी विद लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मेरे भी ट्यूमर्स बार बार आ रहे थे। तो खुश थे कि हम दोनों जीवित थे, लेकिन डेफिनेटली अपंग थे। और उस अपंग से दिव्यांगता का जो सफर है वो फिर एक काफी स्ट्रगल भी रहा और सीखने का भी एक बहुत बड़ी जर्नी रही, जिसमें बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो शक्ति हम दोनों को मिली वो स्पोर्ट्स के माध्यम से मिली। दीपा जी, थोड़ा सा आपकी यात्रा पर आए, उससे पहले देविका की बात भी जी। करेंगे। एक अच्छी उम्र के बाद भी उन्होंने कहा मुझे भी खेलना है, और हाँ। वो खेलीं और भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। बताएं जी। कि इस उम्र में आकर उन्होंने खेलने का निर्णय लिया, और ये देखना कि वो आपकी बच्ची भी अब भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, खासतौर पर एशियाई वो खेलों में, एक्चुअली कैसा लगा? एक्चुअली उसका खेल की तरफ इतना कोई खास रुझाव था नहीं, लेकिन जब वो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे को सत्यनारायण सर और सत्यपाल सर, ज़्यादा तो मैं कहूँगी कि उनका कॉल आया कि आप आइए खेलिए, आपकी कैटेगरी है। तो 40 वर्ष मेरी आयु थी, मुझे लगा कि पता नहीं, लेकिन जब ये पता लगा कि दिल्ली में खेल हो रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी और बहुत लिमिटेड खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है जिसमें मेरा नाम था, तो कहीं न कहीं वो जोश जो उन्होंने मुझे फ़ोन पे और दिया, 1982 का सपना। हाँ, कहीं न कहीं एकदम से वो जीवित हुआ। और तब तक मेरी बिटिया फाइनल ईयर में आ गई थी, तो वो मेरी अटेंडेंट बनकर आई, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी कैटेगरी में अटेंडेंट अलाउड है। और जब उसने यहाँ पे आके खेलों को देखा तो उसके अंदर भी जोश जगा, क्योंकि मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि तुम्हें पैरा खेलों में खेलना है, जब तक कि वो खुद अपने आप, क्योंकि द मोमेंट आप अपने आप को पैरा खेलों में डाल लेते हैं आप एक सर्टिफाइड पर्सन विद डिसेबिलिटी हो जाते हैं। तो उसने अपना चॉइस लिया, शी वाज ऑलरेडी 18 बाय देन, तो फिर वो खेली। लेकिन 2014 में उनका कॉमनवेल्थ मिस हुआ, वो नहीं खेल पाई, तो थोड़ी डिसअपॉइंट भी हुई। और फिर उन्होंने चूज़ किया कि मैं पढ़ाई करूं या मैं खेलूं, और कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट हुई और वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगे, पढ़ाई से ज़्यादा एक्चुअली सोशल वर्क। शी स्टार्टेड अ एनजीओ कॉल्ड व्हीलिंग हैप्पीनेस, और उसमें वो रूरल वर्कशॉप्स अपना छोटा छोटा करने लगी। इंटरनेशनली भी वो कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल, तो वो कॉमनवेल्थ खेल नहीं पाई, तो कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल में वो यंग लीडर चुनी गई। तो कहीं ना कहीं उनका वो जो बकिंगहम पैलेस जाना और क्वीन को देखना, वो जो उनका एक मोटिवेशन था, उनको उसमें काफ़ी मौका मिला। तो स्पोर्ट्स ना करते हुए सोशल सर्विस के माध्यम से उनको काफ़ी अचीवमेंट्स मिली, लेकिन पैरेलली मेरी जर्नी चलती रही। थोड़ा-सा कभी-कभी लगता था, लोगों को लगता था कि अब इसकी मदर सीनियर खिलाड़ी बन गई हैं, या बच्चे भी सोचते थे कि उसके इन्फ्लुएंस से देविका को खिलाया जा रहा है, नेपोटिज़्म जैसे हो जाता है, तो वो उससे भी वो डरती थी शुरुआती दिनों में। लेकिन बाद जबकि खेलों में, में नेपोटिज्म संभव है ही नहीं, दूध का दूध, पानी क्योंकि का पानी हाँ, है। क्योंकि आपको परफ़ॉर्मेंस वहाँ दिखानी होती है। तो फिर जब मेरा रिटायरमेंट हुआ और मैंने लगातार 3 एशियाई खेल खेले, तीनों में मेडल लिए, तीनों में नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। फिर मुझे दायित्व मिला प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का। उस दायित्व के अंदर एक दिन घर पे ऐसे ही हम खाना खा रहे थे, मैंने कहा देखो 3 साल से लगातार मैं एशियाई खेल खेल रही हूँ। इस बार दे आई विल नॉट बी प्लेइंग, तो कहीं न कहीं मुझे वो फोमो हो रहा है कि खेलने में जो मज़ा है वो एक अलग ही है। तो शी जस्ट लुक्ड एट मी, शी सेज नहीं मम्मा, एक मलिक लड़की तो खेलेगी। एंड एट द एज ऑफ 32 शी अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड शी वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रैक रनर्स एट 33। हालाँकि मेडल में उनका चांस नहीं था, लेकिन अपना टाइमिंग उन्होंने बहुत बेहतर किया, चौथे स्थान पर रहीं और काफ़ी सेकंड 100 मीटर और 200 मीटर में उन्होंने तोड़े।
तो मैं खुश हूँ कि उन्होंने भी एक सपना, तो अब मैं कह रही हूँ कि बचपन में मैं अपने पिता के साथ बैठ के एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी देख रही थी। फिर एक बार मेरी ओपनिंग सेरेमनी मेरी बेटियां देख रही थी, और फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं स्टैंड्स में बैठी थी और अपनी बेटी को टीम इंडिया के साथ उसकी ओपनिंग सेरेमनी देख रही थी। तो ये काफी लंबा सिलसिला चला। सारे रंगीन सपने। यस। दीपा जी, खूब सारे आपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जी। शॉर्ट पुट में, जेवलिन में, जी। आपने स्विमिंग भी की, और 100 के आसपास तो पदक आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आराम से होंगे। लेकिन जी। सबसे जो पहला और महत्वपूर्ण पदक है वो रियो का 2016 का शॉर्ट पुट का, थोड़ा इसके बारे में बताएं। और क्या इस पदक ने आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव किया? कुछ नहीं, सारा बदलाव ही इसी पदक ने किया। हालांकि मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि पैरा एथलेटिक्स में एशियन गेम्स का पहला महिला मेडल भी मेरा था, वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी पहला महिला पदक मेरा था, जिसके बिला पे मेरे को फिर अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और आगे चल के नेशनल रोल मॉडल पुरस्कार भी मेरे को प्रेसिडेंट से प्राप्त हुआ। लेकिन पैरालंपिक का मेडल जीतना, क्योंकि ये सपना मेरा 2012 में पूरा नहीं हो पाया, कहीं कुछ कमी रह गई, और मैं 42 साल की थी। 2012 में मुझे अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो एक चर्चा ये चली कि ठीक है, हो गया ना, मतलब अब अर्जुन पुरस्कार मिल गया, प्रेसिडेंट के साथ तस्वीर हो गई, अब आप घर जाइए, 42 वर्ष आयु हो गई। मैं कहा नहीं, अभी पैरालंपिक्स खेलूंगी, और मैंने तैयारी शुरू करी। जैवलिन मेरा हमेशा से बहुत मेजर इवेंट रहा था। मैं बहुत ज़्यादा शॉट पुट को लेके आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन हमारे दिव्यांग खेलों में क्या होता है कि कभी कोई कैटेगरी में कोई इवेंट आता है, कभी कोई इवेंट आता है, तो फिर भी डिस्कस तो खैर मैंने बहुत बाद में पकड़ी, लेकिन मेजर स्पोर्ट मेरा जैवलिन था। फिर एक दिन लिस्ट आई 2016 की, तब तक मैं वर्ल्ड नंबर 2 F53 कैटेगरी तक खेल चुकी थी, और मेरा अच्छा चल रहा था जैवलिन में। पैरालंपिक की लिस्ट में मेरी श्रेणी में केवल शॉट पुट आया, और वहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि ये तो पूरी ट्रेनिंग चेंज हो गई, कोच चेंज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग चेंज करनी पड़ेगी। कुछ आत्मविश्वास भी नहीं हो पा रहा था कि क्या मैं ये कर पाऊंगी। 4 मीटर मार्क पे मेरा प्लेटियो हिट हुआ। 3-4 महीने तक मैं 4 मीटर से ज्यादा मार ही नहीं पाई। फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का बहुत बड़ा सहारा मिला, क्योंकि टॉप्स में जब पैरा खिलाड़ियों को लेने लगे, तो हमें हमारी ट्रेनिंग को कस्टमाइज करने का मौका मिला, जिसमें आपको साइंस इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला। आप मेंटल ट्रेनर भी रख पाए, कंडीशनिंग कोच भी रख पाए, फिजियोथेरेपिस्ट की भी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा बॉडी में कॉन्ट्रैक्चुअल्स वो होता है, स्पास्टिसिटी बढ़ती है। कभी इतना साइंटिफिकली डाइट नहीं खाई थी, मतलब जिस चीज़ को मैंने 2010 कैंप में अपने कोच सत्यपाल जी से सुना था, और जिसके लिए मुझे डांट भी पड़ी थी कि आप आ तो गई हैं खेलने, लेकिन मेम साहब से, फौजी मेम साहब के धर्रे से निकलकर आप खिलाड़ी बनिए, और खिलाड़ी बनने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो तब मैंने कुछ सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन उसी चीज को जब मैंने 2015 की ट्रेनिंग में ढाला, जो वो डिसिप्लिन था, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि कोच साहब संडे, जैसे ही संडे आता था, मैं अपना पूरा तैयार हो गया कि मुझे पिक्चर भी देखनी है, मुझे बाजार भी जाना है। हमारा गांधीनगर में कैंप चल रहा था, और तब भी बार बार ये कहा जाता था कि ये जो संडे है, ये पिक्चर देखने या बाजार जाने के लिए नहीं दिया जाता, ये बॉडी को रेस्ट एंड रिकूप के लिए दिया जाता है। लेकिन 40 वर्ष में आप ऑलरेडी फौज में आप मैडम रह चुके हो, और आप एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की वाइफ हो, सीनियर आर्मी ऑफिसर की बहू हो, बहन है। बहन भी हो, और आपने आपने 2-4 गाड़ियां आपके आगे पीछे रहती हैं, आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपका मेंटल ब्रेकअप एक बच्चे की तरह ट्रेनिंग करने का नहीं है। लेकिन 2015 में फिर उसमें मैंने गौर किया, और बहुत सीरियसली उस ट्रेनिंग को लिया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि मैं लगभग 1 मीटर अपना गोला बढ़ा पाई। जिस दिन से मैंने क्वालिफाई किया 3.67 से, और जिस दिन मेरा कंपटीशन हुआ, मेरा परफॉर्मेंस 3.61 था।
सो उसमें भी थोड़ी कठिनाई आई। एक साथी खिलाड़ी ने मुझे कोर्ट में घसीटा। जब मेरा मेन सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि ये फेंक ही नहीं सकती इतना ज़्यादा, ये इन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इसमें चीटिंग का एलिमेंट है। फिर 15-20 दिन जस्ट रियो जाने से पहले उस कोर्ट केस से भी तो मेरे को लगा कि जो ये साइंस थी, मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, वो बहुत काम आई। बिकॉज कोर्ट रूम में बैठना, साथ में ट्रेनिंग बैलेंस करना, और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी हिला। और जब मैं खेलने बैठी तो मेरे पे इतना प्रेशर था, क्योंकि 4.48 मीटर्स के लिए मुझे कोर्ट ले जाया गया था। और 4.48 मीटर्स मार्क को क्रॉस करना मेरे लिए मेडल से ज्यादा बड़ा था। तो मेरा सेकंड थ्रो 4.49 मीटर गया, और मुझे लगा कि हाँ, अब मेरी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, मेहनत प्रूव हो गई है। फिर थोड़ा सा और छाती खोल के फेंका तो 4.61 वो गोला गिरा, और वहां पे सिल्वर मेडल मुझे मिला, जो देश का पहला था। तो उसकी तो खैर खुशी बिल्कुल ही अलग थी। और उस मेडल की चर्चा जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में करी, और वो पहली बार था कि एक पैरा खिलाड़ी का नाम मन की बात में, जहाँ पे 140 करोड़ भारतीय सुन रहे हैं कि ऐसे एक महिला है जिसने ये मेडल जीता है, और वो युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो जब स्वयं प्रधानमंत्री ने उस बात को कहा, तो कहीं ना कहीं मेडल की कीमत भी बढ़ी, और साथ में खेलों का अवेयरनेस भी बढ़ा। और रियो वाज अ वाटरशेड। मेरे जो अन्य साथी खिलाड़ी थे, मरियप्पन, देवेंद्र, वरुण, उनके मेडल की भी चर्चा बहुत हुई। उसमें देवेंद्र जी का तो गोल्ड मेडल था, और मरियप्पन का भी गोल्ड था। तो अचानक, क्योंकि रियो की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में थोड़ी हल्की रही थी, तो जो खुशी और जिस गोल्ड का इंतजार और भारत कर रहा था, वो फिर अचानक रियो पैरालंपिक्स से। तो मुझे लगता है कि वो मेडल खाली मेरे जीवन में नहीं, वो भारत के स्पोर्टिंग हिस्ट्री के लिए भी स्पेशल था, वो पैरालंपिक कमेटी के लिए भी बहुत स्पेशल था। और आज तक पैरालंपिक कमेटी को इतनी रिकग्निशन नहीं मिली थी। हालांकि 30 साल से वो दिव्यांग बच्चों को खिलाने की प्रयत्न कर रहे थे, ऑन ऑफ जैसे तैसे। जो कोच जुड़े थे पैरा खेलों से, उनका भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यही कह दिया जाता था, क्या इन लंगड़ों को लेके और अंधों को लेके खिला रहे हो। तो एक वो भी समय था कि उस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हम आते थे तो हमें डायपर बदलने के लिए कमरा नहीं मिलता था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स चेयर रखने के लिए, हमारे थ्रो फ्रेम रखने के लिए हमें कोई चाबी नहीं देता था, बोला अरे भाग जाओ। कोई पॉलिसी नहीं होती थी। और अब तो आप देखिए, खेलो इंडिया में अभी जो पैरा गेम्स हुए हैं, वो इतने बड़े स्तर पे हुए हैं, इतना खूबसूरत ओपनिंग सेरेमनी हुई है, उसकी चर्चा पुनः प्रधानमंत्री ने करी है। तो बहुत बदलाव आया उसके बाद। निजी जिंदगी में तो आया ही। बहुत सारे स्टेट्स ने मात्र हरियाणा ने, क्यों मैं हरियाणा को खेलती हूँ, खाली हरियाणा ने नहीं, और भी अन्य प्रांतों ने हमें कैश अवार्ड भी दिए, सम्मान भी दिया। आवाज भी बुलंद हुई, हमारे खेलों को भी पहचान मिली। दीपा जी, आप संतुष्ट नहीं होती। पैरा ओलंपिक का पदक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इसके बाद भी आप रुकी नहीं। और खेल जेवलिन, शॉट पुट, ये चीज़ें भी पीछे रह गई। रेड द हिमालय आप कर आई, जमुना जी में आप तैर आई, जी। क्या क्या आपने नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें भी कैसे आप करती रही और रुकी क्यों नहीं? खेलों में तो रुकी इसलिए नहीं कि कहीं ना कहीं टीस रह गई कि खेल रत्न नहीं मिला। क्योंकि जिसने भी पहला पदक जीता आज तक, उन सबको खेल रत्न मिला। लेकिन 2016 का पहला पदक महिला का जीतने के लिए भारतवर्ष के, तो मुझे लगता था कि साक्षी मलिक को मिला, दीपा कर्माकर को मिला, लेकिन दीपा मलिक को नहीं मिला। तो वो थोड़ी सी एक जिद रह गई थी। तो दोबारा 2018 एशियाई खेलों की तैयारी शुरू करी। और वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि मैं लगभग 48-49 साल की हो रही थी। जो महिलाओं में एक मेनोपॉज का भी एक सिचुएशन शुरू हो गया था। पैरेलली मेरे फादर की भी डेथ हुई,
He suffered from blood cancer and he died just before 4-5 months before the Asian Para Games. वो बहुत बड़ा सेटबैक था। और सबसे बड़ी जो चैलेंज जो मेरे साथ हुआ कि शॉट पुट अब नहीं आया। ये जकार्ता की बात कर रही हैं? हाँ, इस बार आया वापस जैवलिन और उसके साथ आया डिस्कस। तो फिर से आप एक स्किल सेट को भूलते हो। तब तक मैंने बहुत वजन बढ़ा लिया था बिकॉज मेनोपॉज की वजह से भी वजन बढ़ा और कुछ स्ट्रेस ईटिंग भी हुई बिकॉज इट टुक मी सम टाइम टू एडजस्ट टू हैव लॉस्ट माय फादर। एंड ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है ये मुझे तब समझ आया। हम लोग किताबों में इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि स्ट्रेस बिंजिंग कुछ होती है, हालांकि मैं एक खिलाड़ी रही जिसने बहुत ज़्यादा डाइट का वो देखा, लेकिन एकदम से जब ये हिट हुआ तो इवन आई अंडरवेंट ईटिंग डिसऑर्डर, जिसके लिए मुझे साइकोलॉजिस्ट मेंटल काउंसलिंग करके अपने आप को करना पड़ा और फिर से जैवलिन सीखना पड़ा। फिर से डिस्कस तो खैर मुझे पकड़ना ही नहीं आता था। मैं वहाँ ट्रेनिंग करती थी, मुझे याद है एक हमारे जोशुआ सर थे वो और सत्यपाल सर, वो रोज खड़े होके समझाते थे कि ऐसे पकड़ो। तो 48 वर्ष की आयु में डिस्कस को पकड़ के फेंकना सीखना। लेकिन मुझे खुशी है कि जो मेरा जैवलिन था वो मेरा तीसरा मेडल आया और तीसरी बार भी मैंने नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ उसे जीता और डिस्कस में भी एक मेडल बनाया और फिर मुझे खेल रत्न दिया गया। तो वहाँ कहीं जाके मुझे लगा कि अब मेरी खेल की जर्नी, उसके बाद भी मैं शायद खेलती खेलती या नहीं खेलती, लेकिन एक और जिम्मेदारी मिली। वो भी बहुत सम्मान योग्य जिम्मेदारी थी कि मुझे कहा गया कि आप पैरालंपिक कमेटी की अब अध्यक्षा बने। तो पहली महिला खिलाड़ी अध्यक्षा, वो भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि सबने मिलके ये कहा कि अब हम एथलीट सेंट्रिक सिस्टम को अंदर लाएंगे। तो अभी मेरा 4 वर्ष का जो टेन्योर रहा उसमें 2 बहुत खूबसूरत पैरालंपिक खेल टोक्यो और पेरिस हुए। तो उसमें दोनों में महिलाओं के बहुत इतने अच्छा पदक, प्रदर्शन रहा बहुत भारत अच्छा का। प्रदर्शन रहा। तो मुझे लगता है कि एक जो स्पोर्ट्स का आपका एक सफर होता है, मैं उन बहुत मेहनती और बहुत भाग्यशाली दोनों खिलाड़ियों में से हूँ जिसे बहुत सारा सम्मान भी मिला, अचीवमेंट्स भी करने का मौका मिला और साथ में वापस अपने खेलों को योगदान देने का भी मौका मिला। ये बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्य का विषय होगा कि आपको व्हील्स से बहुत प्यार है। जी मोटरसाइकिल चलाना, जी रेड हिमालय में रैली करना, जी। ऐसी चीज़ें जिसके बारे में कोई दिव्यांग व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। थोड़ा सा ये बताएं कि पहियों से प्यार कैसे हो गया और ये क्या-क्या आपने कारनामे कर डाले? नहीं, एक्चुअली क्या था कि शुरू में तो मुझे ज़्यादा खेलों के बारे में पता नहीं था। अपने शरीर के लिए इतना नकारात्मक सुन लिया था कि मैंने रेस्टोरेंट भी चलाया, मैंने अपनी आर्थिक स्थिति भी अपनी आत्मनिर्भरता की ओर लेके गई, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी घुमा फिरा के लोग शरीर के लिए कोई ना कोई ताना दे ही देते थे। बुरा लगता होगा। बुरा लगता था और मेरे लिए डबल हो जाता था क्योंकि एक ही घर में माँ बेटी अपंग, एक ही घर में माँ बेटी अपंग। तो वो थोड़ा-सा मुझे कहीं न कहीं अंदर का कहते हैं कि रेबेल जिसे कहते हैं कि मैं अब इस शरीर से कुछ ऐसा करूँगी जिससे लोगों को झटका लगे। तो उसमें फिर मुझे पहली चीज़ जो समझ आई वो मोटरसाइकिल, क्योंकि मेरे को शुरू से मोटरसाइकिल का ही शौक था। तो मोटरसाइकिल दोबारा चलाऊँगी। अब दोबारा चलाने की ज़िद में भी मुझे एक पर्पज़ नज़र आया, क्योंकि ना हमें लाइसेंस मिल रहे थे, ना हमको कोई फंडिंग मिल रही थी, कोई मैन्युफैक्चरर उसे डिसेबिलिटी की सूटेबिलिटी के लिए बना नहीं रहा था। तो वो भी बहुत लंबा स्ट्रगल रहा, बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ी, बहुत कंपनीज़ से रीच आउट करना पड़ा। पर इस प्रोसेस में मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीख गई। मैं कंप्यूटर कोर्स किया, उस पे लैपटॉप पे कैसे देखते हैं, तो उस वक़्त बहुत कम लोग थे और ख़ासकर महिलाएँ तो बहुत ही कम थी मेरी उम्र की। शायद मैं कभी भी इन गैजेट्स के पास नहीं जाती, लेकिन इन द क्वेस्ट ऑफ बीइंग बाइकर मुझे वो आया तो फिर उसमें मैंने खेलों के बारे में भी रिसर्च किया। तो ऐसे करते-करते वन थिंग लेड टू द अदर, फिर मोटर व्हीकल एक्ट चेंज हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में और मुझे यहाँ पे लाइसेंस भी मिला, मैंने बाइक भी चलाई। उसको फिर मैं एक नॉच हायर लेके गई। मैंने कहा अब गाड़ी भी होनी चाहिए, एंड टू एंड एक्सेसिबिलिटी को बैटल करना है तो गाड़ी चलानी है।
तो फिर गाड़ी के लिए भी लड़ाई लड़ी कि मेरे को गाड़ी चलानी है, लाइसेंस। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं तो इतने पढ़े लिखे वर्ग से हूँ, तो जब मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आम व्यक्ति को कैसे पता होगा। और कुछ मुझे ये पता लगा कि अगर मैं इसमें रिकॉर्ड बनाऊंगी तो मैं और फेमस भी हो जाऊंगी, या मैं थोड़ा और दबके से कहूंगी कि देखो मेरे शरीर में देयर इज इनफ एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। थोड़ा सन की तो मैं हुई, आउटडोर एक्टिविटीज मुझे वैसे ही पसंद थी, एडवेंचर भी पसंद था। तो फिर सन की रेड नहीं, द आप हिमालय साहसी हैं। फिर रेड द हिमालय किया। लेकिन जब मैं खेलों में सीरियसली जब मैंने ज्वाइन किया और खेलों की जब पॉलिसीज बनी और हमको गवर्नमेंट के इंश्योरेंस एम्बिट में लिया गया कि खिलाड़ी इंजरी के तब मुझसे लिखित में लिया गया कि मैं ये ऐसे हाई रिस्क एक्टिविटी में बॉडी को नहीं डालूंगी जिसमें शरीर का नुकसान होगा, एंड इन द बार्गेन स्पोर्ट्स की जर्नी अफेक्ट होगी। फिर जाके थोड़ा एडवेंचर ने बैक सीट लिया। दीपा जी, जो पुष्प होते हैं वो सबको नजर आते हैं, हम धरती जी पर कभी भी पुष्प देखते हैं, लेकिन बीज से पुष्प बनने का एक सफर होता है और वो अंधेरे का होता है जी जब वो पुष्प जी पौधे के रूप में बाहर आता है। जी तो आपके ये सारे अचीवमेंट्स ये तो दुनिया को नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे एक आपका पूरा संघर्ष है। अंधेरा। ये संघर्ष बार बार कहीं आपको दिक्कत में तो नहीं डालता था? हताश तो नहीं होते थे नहीं कि देखिए होते थे। बहुत हो गया दीपा? नहीं नहीं, कई बार मतलब देखिए, आप जब भी कुछ नया करने निकलते हैं और पहली बार कर रहे होते हैं तो उसके साथ चैलेंजेस तो आएंगे ही। और आप किसी भी पैरा एथलीट की कहानी उठा के देख लीजिए, केवल दीपा की नहीं, वो हर कोई एथलीट की कहानी अपने संघर्ष से निकली है। संघर्ष का लेवल अलग हो सकता है। कई बार मैंने ये भी सुना है कि अरे आप तो अच्छे भले अमीर घर में थी, आपको कोई तकलीफ ही नहीं थी। लेकिन जो शरीर की पीड़ा होती है, जो आपके अंदर हीन भावना आ सकती है, जो आप एक माँ होकर अपने बच्चे को गोदी नहीं ले पा रही हैं, या अन्य माएँ अपने बच्चों के साथ दौड़ रही हैं, खेल रही हैं, साइक्लिंग कर रही हैं और आप ये नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो जो टीस है वो भी आपको बहुत अंधेरे में खींचती है। आई वाज़ मैरिड, तो आपके शरीर जब छाती का निचला हिस्सा पूरा लकवाग्रस्त हो जाता है, आपका अपने मल और मूत्र पे भी कंट्रोल नहीं रहता। तो मैरिटल रिलेशनशिप भी एक अप एंड डाउन से गुजरता है। तो आप वो पत्नी नहीं रहती हैं जो आप पहले थी। लेकिन कर्नल तो मलिक ने आपकी बहुत उन्होंने आपके साथ मदद खड़े थे। करी, लेकिन वो मेरी स्पोर्ट्स जर्नी में मेरे साथ दिल्ली नहीं आए। उनको लगा 1-2 महीने खेल-खाल के वापस आ जाएगी। वो मेरे साथ शिफ्ट नहीं हुए, और जब वो शिफ्ट नहीं हुए तो उधर भी मेरी थोड़ी नाराज़गी रही कि आप मेरे साथ आए क्यों नहीं? अ, तो थोड़ा-सा मैरिटल प्रॉब्लम्स भी हुई हमें कि उम, मुझे लगा कि आपको बिल्कुल मेरे साथ खड़े रहना चाहिए। मैं कभी-कभी आज कुछ खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ देखती हूँ, जैसे सिमरन है, वो पूरा क्रेडिट अपने हस्बैंड को देती हैं, उसके हस्बैंड उसके कोच हैं, उन्होंने उसको खेलने के लिए पुश किया। लेकिन मेरी लाइफ़ में शायद वो नहीं था। मेरी लाइफ़ में मेरे हस्बैंड को शायद नहीं देखा होगा किसी ने दिल्ली में, ना वो कभी मेरे साथ दफ्तर गए, ना वो कभी मेरे साथ खेलने गए। खेलने भी सिर्फ़ एक ही बार गए रियो में, वो भी सिर्फ़ इसलिए कि मेरे फ़ादर ने इंसिस्ट किया कि अब इसके ऊपर कोर्ट केस हो रहे हैं, इस पे सैबोटाज हो रहा है, कोई इसके खाने में कुछ ना मिला दे, अब तो तुम साथ जाओ, एक कर्नल साथ जाएगा तो थोड़ा डर रहेगा। तो दैट वाज़ द ओनली इवेंट ही केम विथ मी, बट अदरवाइज़ ना वो मेरी ट्रेनिंग में कभी साथ आए, ना वो कभी मेरे कॉम्पिटिशन में साथ गए, ना ही मैंने उनसे एक भी रुपया आर्थिक रूप से लिया मेरी इस जर्नी में। तो हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम बदसूरत हो गई हो, या तुम बहुत बेकार हो गई हो। कोई नकारात्मक शब्द नहीं कहे, लेकिन मेरा दिल्ली आने का सफ़र अकेला रहा। तो और दिल्ली का संघर्ष भी अकेला रहा, एक कमरे में रहकर। शुरुआती दिनों में तो एक ही कमरे में रहना पड़ा। फिर स्टेडियम आना-जाना, क्योंकि एंड टू एंड एक्सेसिबल, खुद ही गाड़ी चलाकर आती थी, खुद ही गाड़ी चलाकर जाती थी। कई बार क्योंकि फिर मेरा रेस्टोरेंट बंद हो गया, तो एक आर्थिक सोर्स भी बंद हो गया। तो 1-2 रैलीज़ करके उसकी स्पॉन्सरशिप से पैसे बचाए।
फिर धीरे-धीरे थोड़ा बहुत मोटिवेशनल सेशन जैसे स्कूलों में जाके, मुझे आज भी याद है मैं पहली बार स्कूल में जाकर एक लेक्चर देकर आई थी बच्चों को, तो मुझे मात्र 5,000 रुपए मिले थे। और फिर 1-2 कॉर्पोरेट्स में भी बोली तो भी 5 या 15,000 रुपए मिलते थे। लेकिन वो भी अच्छा लगता था उस वक़्त कि उससे भी आर्थिक सहायता हो जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने भी ये आर्थिक उतार-चढ़ाव नहीं देखा हो या रिलेशनशिप्स, क्या होता है आदमी शायद पैसों से इतना नहीं टूटता जितना इमोशन से टूटता है। और एक ऐसा वक़्त जब मुझे मेरी बेटियों का करियर बनाना चाहिए था, मैं अपना करियर बना, तो कई बार ये भी बोलते हैं आज मेरी बेटी एक 30 साल की है, एक 34 साल की है, अभी तक दोनों का विवाह नहीं हुआ है। तो कई बार लोग कहते हैं कि तुमने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, तुम अपना ही करती रही। तो बख्शता कभी भी कोई कहीं नहीं है। तो ये जो अंधेरा है, ये बार-बार दस्तक देता है, लेकिन रोज़ सुबह उठकर सूरज को देखकर हम करते हैं कि नहीं, द पर्पज़ बिहाइंड व्हाट आई एम डूइंग दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी। सो या दीपा जी, सपने सब लोग देखते हैं, जी, मानवीय स्वभाव है, सब जी। सपने देखते हैं। और आपने जो कुछ सपने तो गिनाए भी, बहुत सारे सपने देखे, लेकिन सपने पहले उनमें कोई रंग नहीं होगा, लेकिन आपने धीरे धीरे उन सब सपनों में रंग भरा। तो इसमें आपकी मेहनत तो ज़रूर है, लेकिन जी। कहीं न कहीं ऐसा मानती हैं कि अस्तित्व ने भी आपके इस संघर्ष में आपका सहयोग किया? अम, वो तो ख़ैर आप मान के चलिए कि जब आप किसी भी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो सारी कायनात जुड़ती है। तो मैं इस मामले में तो लकी रही कि जब भी कुछ भी करने निकली, चाहे मैं मोटर स्पोर्ट्स करने निकली या मैं खेलने निकली, कहीं न कहीं कोई न कोई एक ईश्वर रूपी मार्गदर्शक सही समय पे ज़रूर आया। तो अगर खींचने वाले 2 हाथ थे, तो ऊपर उठाने वाले भी 4 हाथ साथ ही रहे। तो ये और यही ज़िंदगी का चलन है और यही हम लोग सिखाते हैं कि हताश नहीं होना। हर बंद दरवाज़े के बाद एक नई खिड़की खुलती है। तो बस उसको आपको इतनी पेशेंस होनी चाहिए और आपके इतनी मामले लगन में होनी कई चाहिए। खिड़कियाँ खुली। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ हाथ में ली उसे बहुत ईमानदारी से और पूर्ण रूप से बहुत मेहनत से करी। अगर स्विमिंग सीखी तो फिर यमुना नदी में रिकॉर्ड बनाया, गाड़ी चलाया तो फिर हिमालय के ऊपर रिकॉर्ड बनाया और मोटरसाइकिल चलाई तो उसमें भी अव्वल दर्जे तक चलाई। एमटीवी रोडीज़ है, वो चाहे वो एक्टर जॉन इब्राहिम हैं या फिर लिम्का रिकॉर्ड है। खेली तो भी बड़ी ईमानदारी से खेली, हर पदक को जीता। और बिटिया को भी खिलाया तो बहुत ईमानदारी से उसकी भी तैयारी करवाई, उसको भी 1 साल पूरा ट्रेनिंग के लिए अलग करा परिवार से कि खेलना है तो फिर प्रॉपर तरीके से खेलो। तो उसने भी अच्छे टाइम के साथ वो मेडल नहीं दे पाई है एशियाई स्तर पे, लेकिन एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को कितना इम्प्रूवमेंट देता है खिलाड़ी, तो नेशनल रिकॉर्ड तो अभी भी उसी के नाम है। तो बस और जब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में मैं आई हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत मेहनत से अपना योगदान दिया पैरालंपिक कमिटी को। बट मैं एक चीज़ बार-बार कहती हूँ कि नो अचीवमेंट कैन बी अचीव्ड अलोन, इट इज़ ऑलवेज़ अ टीम वर्क। मार्गदर्शक, गुरु, कोच या आपके सीनियर्स अ, आपको सिखाने वाले जब तक आपके चारों तरफ नहीं है, तो आप नहीं कर सकते कुछ। विभा जी, आपके जो संघर्ष की ऊष्मा है, आभा है, इसका प्रकाश है, इसको आप सब लोग महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी जो जीवन गाथा है, इससे बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं, ख़ास तौर पे लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे लगता है मिली होगी क्योंकि जब हम खेलने पहले जाते थे तो व्हीलचेयर में बहुत कम बच्चियां बाहर आती थी, बहुत ही कम लोग खेलते थे। लेकिन जब एक 46 वर्ष की आयु की महिला का मेडल आ गया तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को विश्वास हो गया। कई बार क्या होता है लड़कियां अपने ऊपर विश्वास नहीं करती कि पैरालंपिक का मेडल तो बहुत दूर की कहानी है, लेकिन जब एक जने को आ जाता है वो मेडल, और इन माय केस आई वाज 46 इयर्स ओल्ड, तो शायद वो और भी ज़्यादा प्रेरणा दिया होगा कि अगर इस उम्र में भी ये जीत सकती है, तो फिर यंग बच्चियाँ तैयारी करेंगी तो बेहतरीन जीतेंगी। एक विश्वास शायद माँ-बाप को भी आया, कोचेज़ के अंदर भी एक विश्वास आया कि तैयारी हो सकती है। और अ, हरियाणा में तो मैंने 1-2 किस्से ये भी सुने हैं कि जब ये हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को लाने लगे या बच्चे अपनी माँओं को लाने लगे कि वो भी तो खेली थी। तो काफ़ी सीनियर एज की महिलाएँ भी खेलने आने लगी।
बच्चियां तो आने ही लगी। और क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी ऐसी कैटेगरी की है जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आप ट्रैवल कैसे करते हो, 15 घंटे की फ्लाइट में आप यूरिन को कैसे मैनेज करते हो, या आप कौन सी व्हीलचेयर लेते हो, या अगर आप जाते हो तो आप कपड़े कैसे बदल लेते हो। क्योंकि इनिशियली तो मैं मेल हेल्प के साथ जाया करती थी, मुझे उठाना बिठाना, मेरा थ्रो फ्रेम, मेरा सामान, तो कहते हैं कि आप पैरालाइज होके भी मेल के साथ कैसे ट्रैवल करते हो। तो आई यूज्ड टू टीच देम द ट्रिक्स जो मैंने अपनी रिहैबिलिटेशन में सीखी थी, कि टेकिंग हेल्प डज नॉट इन्वॉल्व न्यूडिटी। आप मैनेज कर सकते हो, आप अपना स्टूल पास करना मैनेज कर सकते हो, आप खुद को एनीमा दे सकते हो, आप खुद को कैथेटराइज कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने खिलाड़ियों को बताई। कि हमारी कनूइंग की एथलीट है, वो अपना पूरा ऑप्टिमम नहीं लगा रही थी, तो कहीं ना कहीं उनका मिस हो रहा था। मैंने उसके चेहरे को देख के मैंने कहा कि आपके चेहरे पे ना वो दबाव नहीं आ रहा है, आप जोर नहीं लगा रहे हो। तो धीरे से मेरे कान में बोली, आई वाज द प्रेसिडेंट, कि मैम मेरा यूरिन लीक हो जाता है। तो आई सेड व्हाई आरंट यू वेयरिंग डायपर्स। तो ये वाली कॉन्वर्सेशन नहीं थी। सो आई कुड ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन टू टेबल इन द बिगिनिंग। लेकिन अब तो बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैव जॉइंड, बहुत सारी साइंस इंट्रोड्यूस हो गई है, नए नए स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, बहुत एजुकेटेड। हमारे तो क्या था, हम थे और कोच साहब बस, और कोच साहब भी लगे रहते थे हमारे साथ। तो और उनका भी मजाक उड़ाया जाता था कि क्यों व्हीलचेयर धकेल रहे हो, क्यों इनको लिए घूम रहे हो, कौन है ये लोग। और लॉक लगा देते थे व्हीलचेयर बाथरूम्स में, तो लॉक लगे हुए थे, और उनके अंदर तो स्टोर था, पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स का जो बचा हुआ सामान था वो लदा पड़ा रहता था। बाउंड्री वॉल पे गाड़ी खड़ी करके वहां पे लटक के बाथरूम किया करते थे, या डायपर चेंज किया करते थे पिछली गाड़ी की सीट पे बैठ के। तो उधर से और आज तो जमीन आसमान का फर्क है। दीपा जी, जाते जाते संक्षेप में जी, लड़कियों को क्या संदेश देंगी? लड़कियों को क्या संदेश दूंगी मैं? शायद अपनी कविता जो मेरे फादर ने मेरे नाम पे, मैंने लिखी है कि मेरे पापा ने मेरा नाम क्यों रखा होगा दीपा। तो वही चार पंक्तियां हैं, उसके अंदर मुझे लगता है बच्चियों के लिए भी, युवाओं के लिए, सबके लिए एक मैसेज है कि आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, दीपा रखा है मैंने नाम तुम्हारा, जीवन के किसी संघर्ष से डर न जाना, दीपा बेटी मेरी तुम सदा, एक उम्मीद का नया दिया जलाना। दीपा तो मलिक, आपके जीवन का जो दीपक है वो ऐसे ही हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा की रोशनी देता रहेगा। थैंक यू, आपका हृदय से आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।